नमस्कार दोस्तों। आज हम तीन ऐसे स्टॉक्स एनालाइज करेंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग एफआईआई बाइंग हुई है काफ़ी रिसेंटली, राइट। सो द फर्स्ट स्टॉक दैट वी वुड एनालाइज टुडे इज अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6000 करोड़ का है और ये एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करती है। और बहुत रिसेंटली एफआईआईज ने करीबन 5.58% स्टेक इस कंपनी में खरीदा है, which makes the cumulative FII stake to around 6.56, right? तो कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं what this company does actually. So it designs, develops, assembles and tests critical electronics defense equipments, and it works with all these reputed clients like DRDO, Indian Army, Indian Navy, एंड इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, क्योंकि जब भी आप डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करते हो देन यू रिक्वायर ऑल दीज सर्टिफिकेट्स एंड ऑल द सर्टिफिकेशंस दैट यू नीड टू गेट, एंड यू नीड टू हैव you know a lot of kind of credibility working for these organizations. तो 1985 में इसका establishment हुआ है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, more than almost 40 years in existence, and it works with all these defense, it works with the defense establishment. So if you look at the stock price of this company, पिछले एक साल तक तो stock price सो ही रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, but मई में जब वो इंडिया पाकिस्तान का वो झड़प हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद स्टॉक प्राइस जस्ट वेंट अप, राइट। तो न्यूज़ फ्लो पे एक तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, एंड there are other parameters as well which kind of stimulated, which led to the increase in the stock price, not stimulated demand as such but led to the increase in the stock price. Fundamental analysis अगर करना है तो पिछले 5 साल का 18% है सेल्स ग्रोथ इंक्रीज, पिछले 3 साल का 32% है, पिछले एक साल का 51% है। तो इवन द मैनेजमेंट हैज़ गिवन अ गाइडेंस ऑफ around 45% sales growth year on year for the next 2 years. So 45% sales growth is a really impressive sales growth if one has to kind of look at the next 2 years, right? PAT growth 32% for the last 5 years, 3 years it's 57%, and last 1 year it's 81%. So decent numbers on the sales and profit side, not so decent numbers on the long term sustainability side. Return on capital employed 11%. अगर मैनेजमेंट 100 रुपये बिजनेस में लगाता है तो 11% या 11 रुपये का प्रॉफिट होता है 5 साल दर साल 5 सालों के लिए। 11% काफ़ी कमज़ोर प्रॉफिट है, राइट। नॉर्मली अ डिसेंट ROC should be 25%. Manageable ROC should be 20%. Similarly, ROE is poor as well. 100 रुपये अगर कोई इन्वेस्टर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो 7 रुपये उसको प्रॉफिट होता है for the 5 years that the investor is invested in this company. So sales and profit growth पे ज़बरदस्त है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे कंपनी काफ़ी कमज़ोर है, और भी सारे पॉइंट्स, और भी कुछ पॉइंट्स है which will kind of bring out the long-term sustainability part very well, right? So operating profit margin is decent, 23%. It has been decent for the last 5 years. 20% से ज़्यादा operating profit margin है. Net profit margin is 10%. They've come to 10%, which I think is a decent net profit margin as well. But the biggest problem that this company faces is CFO to EBITDA. Means the company is showing प्रॉफिट्स ऑन इट्स P&L स्टेटमेंट 145 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, बट उसका कैश फ्लोज है, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट प्रॉफिट्स इनटू कैश। कैश इज जस्ट 13 करोड़, राइट। तो कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करती है, समझ सकते हैं हम, राइट। सो CFO to EBITDA is a very important metric because it shows two things. It shows you first about the predictability of cash flows in your business. So मान के चलते कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ एंड मेरा एम्प्लॉयर जो है महीने के एंड में मुझे बोलता है कि तुमने काम किया बट तुम्हें सैलरी मैं दूंगा नहीं, राइट। तो बहुत सारे देर इज़ नो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, मतलब काम तो कर दिया, माल जो भी सर्विस देनी थी दे दी, जो भी काम करना था कर दिया, बट साल महीने के एंड में उसने मुझे सैलरी नहीं दी। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहेगा कि सैलरी अभी नहीं दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा, फिलहाल मेरे पास भी पैसा नहीं है, राइट। तो देर इज़ नो प्रिडिक्टेबिलिटी इन कैश फ्लोज, राइट। दिस इज़ वन थिंग कि बहुत सारे कंपनीज से माल उठा लेते हैं बड़े कंपनीज, राइट, फिर उनको पैसे नहीं देते या फिर देते हैं बहुत देर से देते, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल ना प्रोलॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका रिसीवेबल डेज बढ़ जाता है, राइट। दूसरी चीज़ होती है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज की यार पैसे आ गए, मुझे सैलरी दे दी, बट मेरे इतने सारे EMIs है कि दूसरे या तीसरी दिन महीने के सेकेंड और थर्ड डेट ऑफ अ मंथ मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, राइट। तो उसी तरह कंपनीज में availability of cash flow कम होता है because of the the inventory problem that they have, right। तो इस कंपनी का भी
जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इट इज़ द इन्वेंट्री प्रॉब्लम, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखो -167 करोड़ इन्वेंट्री, -92 करोड़ इन्वेंट्री, -45 करोड़ इन्वेंट्री। तो डिफेंस कंपनीज में इन्वेंट्री का प्रॉब्लम इसलिए होता है बिकॉज दे हैव टू प्रोक्योर ऑल दीज रॉ मटेरियल्स, राइट? ये बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स दे हैव टू प्रोक्योर विच आर नॉट ईजिली फाउंड, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी यूएस में वो रेयर अर्थ मेटल का इशू हुआ है, रेयर अर्थ। देयर आर 7 rare earth material which kind of China supplies to the world. चाइना के पास rare earth materials है, और उसमें से एक बहुत क्रिटिकल मटेरियल है, समेरियन बुलाते हैं उसको, SAMARIAN, which goes into missiles, right? तो जो भी ये ट्रेड वॉर या ट्रेड डील थोड़ा बहुत क्रैक हुआ है पिछले 1-2 दिन में, इट इज स्टक हो गया था बेसिकली रेयर अर्थ की वजह से, एंड इट इज द फैक्ट दैट China has assured United States कि अगले 6 महीने के लिए they will supply the 7 rare earth material which they were not ready to supply at the start of the tariff war, right? तो इन्वेंट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिफेंस काइंड ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो इन लोगों को जो भी रॉ मटेरियल्स है इन सब की टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनको प्रोक्योर करके रखना पड़ता है। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल, इट इज़ नॉट इनएफिशिएंसी, दिस इज द बिजनेस मॉडल, राइट? दूसरा है रिसीवेबल्स का भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगा, इतना ग्रेव प्रॉब्लम नहीं दिखेगा बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखेगा। नाउ द फैक्ट दैट यू आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू पे यू ऑन टाइम, राइट? तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिवनेस ऑफ द बिजनेस is something which we'll have to see in companies like this. तो इसके वजह से इस कंपनी का CFO to EBITDA जो है it is 0। मतलब कंपनी कैश कलेक्ट करती है बट उसको बहुत टाइम लगता है कैश कलेक्ट करने के लिए, राइट? एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस there are 2 things that companies do कि कैश है नहीं, राइट? तो they go for working capital debt, राइट? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे the short term debt is very very high, 261 crores, क्योंकि you have to pay out salaries to your 350 odd employees। तो आपके पास working capital नहीं है, तो शॉर्ट टर्म एक तरह से एक रिएक्शन होता है कि यू गो फॉर दोस 12 months लोन और लेस देन 12 months लोन, शॉर्ट टर्म कैपिटल डेट, वर्किंग कैपिटल, व्हाटएवर वी कॉल इट, टू काइंड ऑफ पे टू योर एम्प्लॉयज और प्रोक्योर रॉ मटेरियल, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि इन्वेंट्री डेज इस कंपनी का बढ़ते जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेड रिसीवेबल्स का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइट? द अदर थिंग विच कंपनीज डू इज इक्विटी रेज करते हैं। तो इवन इफ दिस कंपनी, इफ यू सी, दे हैव डाइल्यूटेड दैट इक्विटी, राइट? कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिख रहा है 281 से 304 है। सो दिस कंपनी हैज diluted equity, so there is a lot of warrants that they have raised, जून 2024 में किया है, फिर मई 2024 में किया है, राइट? सो देयर इज रेज अ लॉट ऑफ इक्विटी, एंड ऑल्सो इन दिस केस इफ यू सी द प्रमोटर हैज प्लेज्ड हिज शेयर्स। तो करीबन 46% जो है द प्रमोटर हैज प्लेज्ड द शेयर्स। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ जो वर्किंग कैपिटल में आपका एक इतना लंबा वर्किंग कैपिटल है और आपको हर वक्त पैसे की ज़रूरत पड़ती है टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स, टू पे सैलरीज टू योर एम्प्लॉयज़। तो ये सब करना पड़ता है, आपको शॉर्ट टर्म डेट रेज करना पड़ता है, आपको प्रमोटर को एक तरह से अपने शेयर्स को प्लेज करना पड़ता है, इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, राइट? और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, रिसीवेबल्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है बिकॉज अगेन इट इज़ द बिजनेस मॉडल ओवर हियर, राइट? इट इज़ द बिजनेस, इट इज़ द सेक्टर इन विच दिस बिजनेस इज ऑपरेटिंग, कि आपको जो भी आप whatever you're making for these defense establishments, that gets tested, and that testing time is a very long testing time। करीबन 1-1.5 साल का टेस्टिंग टाइम होता है, कुछ कुछ जगह पे 6 महीने का टेस्टिंग टाइम होता है, 3 महीने का टेस्टिंग टाइम होता है बिकॉज everything has to be done, everything is done in a very staged manner, right? तो वो एक काइंड ऑफ इस सेक्टर में, अगर डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखो तो आपको सारी कंपनीज में ये एक कॉमनैलिटी दिख जाएगी, राइट? Now coming to the other metrics, right? So इस कंपनी का अगर आप फ्री कैश फ्लो, ऑब्वियसली नेगेटिव है ये कंपनी, दिस इज नॉट अ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी। कैश की इतनी दिक्कत हो रही है, CFO to EBITDA नेगेटिव है, तो फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं हो सकती है, राइट? री इन्वेस्टमेंट रेट इज वेरी वेरी हाई, 219% का री इन्वेस्टमेंट रेट है। द कंपनी वांट्स टू ग्रो वेरी एग्रेसिवली। तो ये जो मेजर टेलविंड्स आ रहे हैं, जो भी ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि इजराइल और ईरान का वॉर हो गया तो लॉकहीड मार्टिन का कल जो स्टॉक प्राइस है करीबन 6% से ऊपर चला गया। तो व्हेनेवर देयर आर जियोपॉलिटिकल टेंशंस एनीवेयर, द डिफेंस सेक्टर काइंड ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस, राइट? तो the company has given kind of a guidance of 45% sales growth for the next 2 years। तो मैंने वो extrapolate करके, अगर net profit margin is 10%, so FY27 में the sales growth would be 1,100
180 crores, right? Assuming the total number of shares would be as they are right now, you get an EPS growth of around 4 from the base of 2 right now, which is EPS growth of 40% year on year. So this is fairly decent EPS growth, right? इस कंपनी का अगर आप पी देखोगे तो 108 का पी है, काफ़ी ज़्यादा पी है इसका, राइट? पीजी भी 3.36 का है, राइट? तो इफ़ आई हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू माई सेल्फ कि अगर मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई वुड आस्क माई सेल्फ, कैन दिस कंपनी गिव अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 15%, 100%? मैनेजमेंट ने 45% बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई. आर देयर टेलविंड्स? यस, देयर आर सीरियस टेलविंड्स फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी टू गो अहेड बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडियन इक्विपमेंट्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. तो ये काफ़ी सही है, राइट? EPS ग्रोथ वुड बी 25% assuming there is no equity dilution. Cyclical business है, but I think the defense industry is in an upcycle right now. It's in a structural upcycle. तो भले ही cyclicality है इसमें, but इतना जल्दी नहीं आएगा. Is there predictability of cash flows? नहीं. Is there, can the balance sheet support growth for the next 2 years? It बहुत difficult होगा, और लोन लेना पड़ेगा. प्रमोटर ने ऑलरेडी प्लेज कर दिया है सब कुछ, और क्या प्लेज करेंगे वो, राइट? Is the stock undervalued? No, the stock is not at all undervalued, right? तो that's the status of this company. That's my reading of this company, right? So what is the growth strategy that the company is doing? तो एक तो they are doing some backend integration ताकि उनको raw materials मिल जाए. So they have acquired one company, तो इनका COGS इनको reduce करना है. Working capital efficiency, जो कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स की मैंने जब बात की है, दैट इज समथिंग दे वांट टू गेट इन कंट्रोल. द कंपनी वांट्स टू डू केपेक्स ऑफ 150 crores, 100 crores बाय द एंड ऑफ द ईयर. तो पैसा चाहिए इसके लिए, तो दे माइट डाइल्यूट इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑर्डर बुक इज प्रीटी डिसेंट, 615 crore का. तो सेल्स ग्रोथ आ जाएगा. दैट्स समथिंग विच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, राइट? फंड रेज बाय वारंट्स. तो ये करीबन जो मैंने बताया आपको, करीबन 816 करोड़ का वारंट्स एक तरह से फंड रेज किया गया. तो इक्विटी भी डाइल्यूट कर रही है, शॉर्ट टर्म डेट भी ले रही है, सब कुछ कर रही है कंपनी, राइट? दिस guidance is something which we discussed, and this is again something which we discussed, the promoter pledge and the high inventory and receivables, right? So this was a brief about Apollo Microsystems Limited. Guys, kindly subscribe to the channel if you haven't subscribed it yet. Whatever content I will put out over here, काफ़ी in-depth research करके ही डालूंगा मैं. कुछ ऐसे superficial research नहीं करूंगा. भले ये मेरा level 1 kind of analysis है, level 2 analysis maybe something which I'll do over a period of time. But if you find this content of value, please share it with other people in your community, with your colleagues, with your acquaintances, and please help me grow this channel. Please support me in growing this channel. And these are not stock recommendations. Please do your own research before you invest in the stock markets, and we'll take up the next company now. So the second company which we'll discuss is Venus Pipes and Tubes Limited. Market capitalization करीबन 3000 crore का इस कंपनी का. आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है ये, बार्स, ट्यूब्स, ये सब बनाती है कंपनी. FIIs ने करीबन 1.5% स्टेक्स इसमें खरीदा है. 5.81% टोटल स्टेक्स हुआ है. तो ये जो स्टील के ट्यूब्स है, ये स्टेनलेस स्टील के ट्यूब्स होते हैं, ये पाइप्स होते हैं, ये कंपनी एक तरह से ये बनाती है. इस कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखो तो काफ़ी नीचे टूटा है ये स्टॉक प्राइस. द स्टॉक प्राइस हैज़ गॉन डाउन, एंड द रीज़न वाई द स्टॉक प्राइस हैज़ गॉन डाउन इज़ बिकॉज इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का काफ़ी कमज़ोर है, राइट? लुक एट द सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी. In the last 1 year it's 19%. पिछले 3 साल का 35% था. पिछले 5 साल का 40% था. If you look at the profit growth for the last 5 years, it was 86%, but the profit growth in the last 8 years, so last 1 year is only 8%. तो काफ़ी competitive sector में, काफ़ी एक fragmented sector में एक तरह से ऑपरेट करती है. और रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्टील से बनाती है, तो राइट, स्टील प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय दीज आर ग्लोबल प्राइसेस, राइट? तो चाइना कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना कितना कंज्यूम कर रहा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है कि स्टील का प्राइस कितना हो. अगर चाइना बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है और कंज्यूम नहीं कर रहा है तो एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक तरह से डंप कर रहा है वो. तो इसकी वजह से स्टील के प्राइसेस बहुत एक तरह से ऊपर नीचे चलते रहते हैं, एंड दीज आर नॉट डिसाइडेड इन द डोमेस्टिक मार्केट, राइट? इफ यू लुक एट द ROE, ROC काफ़ी एवरेज ROC 11% का है पिछले 5 साल का. ROE 21% का है, ठीक ठाक ROE, राइट? नॉट ग्रेट ROC, ROEs एज वेल. नो ग्रेट सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ. तो अगर इस कंपनी का मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पढ़ना है, तो दिस
belongs to a cyclical sector, but if you see the operating profit margin of this company, it has been increasing from 7 to 13 to 17%. It's because कि ये जो products बना रही है कंपनी, ये काफ़ी high value products या फिर थोड़ा premiumization थोड़ा bent है, तो 33% of the of whatever products this company makes, these are exported, right? तो थोड़ा कंपनी के बारे में we'll just discuss, right? So this company manufactures, as I said, stainless steel pipes, exports 33%. End user is power, pharma, oil and gas companies, right? So the growth strategy for this company is that it wants to get into premium products, value added products. तो जो भी इनके international clients है, एक तरह से उनको cross sell करना चाहती है अपने value added products से company. It's doing a lot of back end integration as well because अपना COGS कम करना है. So a lot of back end integration, क्योंकि cost of raw material जो होता है वो steel का जो मैंने बताया कि price काफी fluctuate करता है. So they normally these kind of companies do a lot of back end integration and wants to get into new sectors like nuclear and semiconductors, all these new sectors. The company का capex 120 crore का है. Order book is 575 crores, which is 0.6 times March 2025 sales. Guidance 20% sales growth, 16 to 18% EBITDA मैंने calculation किया है, वो मैं आपको बताऊंगा. Competition काफ़ी ज़्यादा है, unorganized sector है, raw material cost is a major factor and cyclicality is something which the company has to always take cognizance of, right? तो इस कंपनी का भी प्रॉब्लम जो पिछली कंपनी हमने डिस्कस की थी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, उसके जैसा है. नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, 17% है. CFO टू एबिटा पे ये कंपनी फिसल गई, 0.1 इसका CFO टू एबिटा है. और इसका वही कारण है एक तरह से, आपका जो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम मैंने समझाया था वही है. सो इफ यू लुक एट द रिसीवेबल्स ओवर ईयर, it's around 107 for the last 1 year. It was 107 crore. Inventory का भी problem है, inventory फंसा हुआ है, -117 crore, 59 crore, 73 crore, 49 crore. तो predictability का भी problem है और availability of cash flows का भी problem है. तो फिर discount पे एक तरह से बेचना पड़ेगा. But इस कंपनी ने अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से hedge करने की कोशिश की है by going international. 33% is exports. तो ये tariff वगैरह का जो भी होने वाला है इस कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना पे ज़्यादा टैरिफ लगता है तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है, अगर चाइना पे कम टैरिफ लगता है तो इस कंपनी के लिए बुरी बात है, राइट? सो इट्स अ फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी. केपेक्स कर रही है कंपनी, 145 करोड़ का रीइन्वेस्टमेंट रेट है, तो एग्रेसिवली दे वांट टू बिल्ड देयर बिजनेस, राइट? बट द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक ठाक ही है स्टील का एक तरह से. तो that's where they are facing certain problems. The short-term debt is very, very high क्योंकि working capital intensive business है, inventory का problem है, receivables का problem है, तो working capital debt, short-term debt लेकर ही business होता है. 164 crore का है. If you look at the inventory days, they have been increasing. If you look at the inventory turnover ratio, it's been decreasing. 6.6 से 2.8 आ गया है, right? Inventory 36 crore से 343 crore की बन गई है, तो काफ़ी ज़्यादा है एक तरह से, right? अगेन इफ यू लुक एट द वैल्यूएशंस, करीबन 30 का PE है इस कंपनी का. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स कर दिया है विद रिगार्ड्स टू सेल्स ग्रोथ. तो अगर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो करंट सेल्स इज 960 करोड़ का ऑलमोस्ट. मैनेजमेंट ने 20% सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, तो 1150 का 1150 करोड़ का एक तरह से एक साल के अंदर सेल्स. ये एक साल के नंबर्स है, पिछले कंपनी के 2 साल के नंबर्स थे. नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन वी अज्यूम इट टू बी 10%. द पैट इज 150 करोड़. 2 crore shares, again we assume that there's not going to be equity dilution, though there has already been equity dilution. Warrants वगैरह से इन्होंने भी पैसे रेस किए, right? So the 58 is going to be the FY26 EPS. Current EPS is 45, so the growth would be around 27% in the EPS. So if one has to kind of ask those same questions कि sales growth 15% से आ जाएगा या उससे ज़्यादा, yes, tailwinds वगैरह कुछ नहीं है ऐसा. EPS growth is going to be 25% or more, at least this calculation shows that. Cyclical business है, profitability भी ठीक ठाक है, predictability of cash flows नहीं, cash ही नहीं collect कर पा रही है. Can the balance sheet support growth? क्या ऑलरेडी इतना वारंट्स रेस कर दिए है, इक्विटी डाइल्यूट कर दिए, डेट ले लिया है, तो अगले 2 साल में कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए. इज द स्टॉक अंडरवैल्यूड? यस, इट्स अंडरवैल्यूड, बट अगर आप देखोगे पिछला जो कंपनी था एटलीस्ट उसमें एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड था बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड एवरीथिंग. मुझे वीनस पाइप्स में कोई ऐसा टेलविंड, कोई सिग्निफिकेंट टेलविंड दिख नहीं रहा है, राइट? एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैनेजमेंट हैज गिवन डिसेंट गाइडेंस. तो एक तरह से हम मान के चलते हैं कि ये नंबर्स अचीव कर लेंगे वो लोग, राइट? तो कहीं ना कहीं एक अंडरवैल्यूड कंपनी दिख रही है, बट वन हैज टू
have one's own kind of questions before investing in this company, right? So we'll take the next company right now. So the next company is Bluejet Healthcare Limited. 15,800 crore का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फार्मास्यूटिकल स्पेस में ऑपरेट करती है. एफआईएस ने 1.18% स्टेक्स लिए हैं, which have been increased to 2.28%. तो I'm hearing about this company for the first time. तो थोड़ा इसका बिजनेस समझ लेते हैं. So 68% of the business comes from contrast media. तो contrast media होता क्या है? तो जब आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है तो नॉर्मली आपका यूरिन या फिर ब्लड कलेक्ट किया जाता है, राइट? तो उस यूरिन या फिर ब्लड जिसमें टेस्ट होना है था उसमें एक केमिकल मिलाते हैं ये लोग, जिससे जो टिश्यूज होते हैं या फिर सेल्स होते हैं वो जो भी एक्सरे या फिर सीटी स्कैन या जो भी मॉनिटरिंग डिवाइस होती है उसको बहुत क्लियरली दिखता है, और फिर आपके बॉडी में आपको कौन सी बीमारियां है कौन सी बीमारियां नहीं है उससे काफ़ी क्लैरिटी मिलती है. तो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया बिजनेस जो है ये काफ़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है, राइट? इसमें बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है. एंड टॉप 10 और टॉप 5, एक्चुअली टॉप 5 manufacturers or company in this contrast media business take 75% of the business. तो ये काफ़ी एक बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है इस बिजनेस के, राइट? तो ये कंपनी के 68% बिजनेस जो है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से आता है. 18% आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो ये डायबिटीज़ वाले जो ये स्वीटनर खाते हैं, जो नकली शुगर खाते हैं, वो 18% आर्टिफिशियल स्वीटनर से आता है बिजनेस. एंड 12% इज एपीआई इंटरमीडिएट्स. तो एक तरह से जो सीडीएमओ का मार्केट है वो एक तरह से ये कंपनी कार्डियोवैस्कुलर में जो भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आते हैं वो ये कंपनी 12% एक तरह से उससे बिजनेस आता है. सो टॉप क्लाइंट्स एफएमसीजी क्लाइंट्स भी है क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह ये बनाते हैं. जी एक बड़ा क्लाइंट है, राइट? काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, बट इट्स फेयरली काइंड ऑफ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन द स्पेस दैट इट इज़, राइट? तो 79% इसका जो बिजनेस आता है वो यूरोप से आता है. 13% बिजनेस जो होता है इंडिया से आता है. केपेक्स द कंपनी हैज डन 300 crore. फंड रेज करीबन 1500 crore का अप्रूवल ले रही है कंपनी. 1500 crore इज अ लॉट ऑफ मनी, तो उसका अप्रूवल ले रही है और लेना भी चाहिए. इस कंपनी में वही प्रॉब्लम है जो पिछले 2 कंपनीज में थी, तो उसको डिस्कस कर लेते. कंपनी हैज नॉट गिवन एनी गाइडेंस सच, राइट? इस कंपनी का अगर ग्रोथ ट्रिगर्स है तो चाइना +1 है. सीडीएमओ में जो एक तरह से टेलविंड है वो इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन लो है क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स या प्रीमियम प्रोडक्ट्स, वो प्रीमियम तो नहीं बोलूंगा, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एक तरह से कंपनी बनाती है. तो विल जस्ट एनालाइज द कंपनी, राइट? इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है. इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 year 45% है. लास्ट 1 year पैट ग्रोथ 78%, राइट? इसका ROE भी काफ़ी ठीक ठाक है, 31%. 25% से ज़्यादा ठीक ठाक बोलना नहीं चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए. बहुत कम ऐसे कंपनीज मिलते हैं जिनका ROE इतना अच्छा होता है, राइट? अगेन इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 37% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है. सिक्लिकल वगैरह कुछ नहीं है, 30% से ज़्यादा ही है थ्रू आउट. नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 30%, अगेन एन एक्स्ट्रॉर्डनरी काइंड ऑफ नेट प्रॉफिटेबिलिटी. नो वंडर इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर ही जा रहा है. पिछले 1 साल से या 5 साल से इसका स्टॉक प्राइस जो है बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से अगर आप देखोगे ऊपर ही जा रहा है, राइट? इफ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस कंपनी इट इज जस्ट गोइंग अप, नीचे आ ही नहीं रहा है, बिकॉज काफ़ी अच्छे मेट्रिक्स है, फाइनेंशियल मेट्रिक्स पे तो ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त एक तरह से परफॉर्म कर रही है, राइट? If you look at this metric now, which is your CFO to EBITDA, इस पे ये प्रॉब्लम शुरू होती है, राइट? अगेन CFO to EBITDA is 0.1, राइट? अगर ये कंपनी का फिर से मैं देखूँ, जैसे पिछले 2 कंपनीज का मैंने देखा था, इसमें भी रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है कि पैसा कलेक्ट नहीं कर पाती अपने बड़े क्लाइंट से, राइट? और इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी फंस जाती है. 134 crores का एटलीस्ट इन द लास्ट 1 year ये नंबर काफ़ी ग्लेयरिंग दिखे, बट इसके जो बाकी जो मेट्रिक्स है काफ़ी ठीक ठाक है. फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है. री इन्वेस्टमेंट रेट 47% है, नॉट मच, राइट? इस कंपनी का अगर आप शॉर्ट टर्म डेट देखोगे देन इट इज़ लेस एज वेल. यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट? इस कंपनी का इन्वेंट्री डेज जैसे मैंने कहा कि इट्स 209, काफ़ी ज़्यादा है. एंड ट्रेड रिसीवेबल्स 350 crore विच इज़ अगेन हाई. फिक्स्ड एसेट पे कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे बहुत कुछ काम हो रहा है, केपेक्स बहुत कुछ हो रहा है, जिसके लिए ये 1600 crores इस कंपनी को रेज करना है. कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, 31 है फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट का रेशियो, सो इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, राइट? एंड प्रमोटर्स का 86% स्टेक है. अभी तक प्रमोटर्स ने काफ़ी स्टेक्स लिया है. द करंट PE इज अराउंड 52. नॉर्मली मैं कोई भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर पैट ग्रोथ, द पी आई एम नॉट रेडी टू पे अ पी मोर देन ट्वाइस द पैट ग्रोथ. तो अगर मोर देन द EPS ग्रोथ, तो अगर EPS ग्रोथ 91% का है तो आई एम नॉट रेडी टू पे a P of more than 182. तो उस
मायने में देखने जाए तो ये कंपनी का पी काफ़ी कम है। इस कंपनी को मैंने ज़्यादा कुछ फर्स्ट लेवल एनालिसिस किया है, इसका मुझे काफ़ी सही लगी ये कंपनी एक्सेप्ट फॉर द CFO to EBITDA. So I have to do a second level analysis for this company and then probably I'll answer these questions for myself, right? So these are the three companies which I wanted to discuss with you. If you have companies which you want me to kind of take up and further analyze, please do let me know in the comment box. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.